हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है SJVNL ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है आप लोगों के लिए और इसका एग्ज़ाम भी अब बहुत ही जल्द करा दिया जाएगा। तो क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम को अगर टारगेट करना है तो जानना पड़ेगा कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के किस लेवल के पूछे गए हैं, ताकि आगे हम अपनी फर्दर तैयारी को उसी तरीके से अलाइन कर सकें। तो आज उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ PYQs आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि हम मिलकर डिस्कस करेंगे आज और देखेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल पर्टिकुलरली किस तरीके से इन लोगों ने बनाया है, ताकि हम फर्दर अपनी प्रैक्टिस उसी तरीके से अलाइन कर सकें। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट निकाली गई है, इसका जो पर्टिकुलर लेवल होता है, ये A लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, आप इसमें भी वो चीज़ देखेंगे ही। ठीक है, तो आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल होगा, अगेन वो डिप्लोमा लेवल से एक लेवल ऊपर ही होगा, JEE लेवल से एक लेवल ऊपर होगा। ठीक है ना, तो A लेवल की प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पर करनी है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि अगेन हमने PYQ में से उठाया है, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज नोन एज। अब देखिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला फॉर श्योर यहाँ पर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू, अगेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर अगेन एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, जो कि E के नाम से आप लोग पढ़ते हैं, E इंटू स्ट्रेन, है ना। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस बोला है अभी, तो मैं टेंसाइल स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ले रही हूँ। कंप्रेसिव बोलेगा तो उसी की तरीके से लूँगी। तो इन दोनों का जो रेशो होगा, क्या वो E के बराबर नहीं है? आप खुद देखिए, क्या वो E के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो दैट मीन्स E क्या होता है? इट इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर फॉर मी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेस इन द रेनफोर्समेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो the stresses in the reinforcement are derived from representative stress strain curve for the type of steel used. For the design purpose, the partial safety factor is dash used in steel. स्टील के केस में partial safety factor पूछ रहा है आप लोगों से। तो स्टील के केस में जो partial safety factor होता है वो कितना होता है आपका? आपको पता होगा ये partial safety factor कितना होता है स्टील के केस में। It is again, कंक्रीट होता तो 1.5 होता, स्टील है तो उसके केस में क्या होता है? 1.15 होता है। कितना हो जाता है? 1.15 हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, 1.15 इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जहां पर भी बात होगी, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है आपका, वो कंक्रीट के लिए जो होता है वो कितना होता है? कंक्रीट के केस में वो होता है, इट इज 1.5, और स्टील के केस में ये कितना हो जाता है? 1.15। ठीक है ना, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आपकी ये रहती है, कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट इज, और जो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आप देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन जब पढ़ते हैं RCC में, तब वहाँ पे देखते हैं आप लोग। ठीक है, अब अगेन, एज पर IS 10262 1982, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर द मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। अब देखिए, उसने यहाँ पर ये नहीं बताया ये जो मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है ये PCC के लिए पूछा है कि RCC के लिए पूछा है। उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है ना, क्योंकि अगर ये PCC के लिए पूछता तो वैल्यू चेंज हो जाती है और RCC के लिए पूछता तो वैल्यू चेंज हो जाती। उसने हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि भैया मिनिमम ग्रेड बताओ कंक्रीट का, जो कि यूज होता है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में कंस्ट्रक्शन वर्क में, है ना। तो मॉडरेट एक्सपोजर के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्योंकि PCC RCC मुझे दे नहीं रखा है, तो जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी मैं वही उठाऊंगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसमें? PCC के केस में जो आप देखोगे, इट इज M15। सो M15 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और आयोग का भी यही आंसर था SJVNL की तरफ से जो था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ रेन गॉज इज शोन इन द गिवन फिगर। देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये टिपिंग बकेट की है। किसकी है? टिपिंग बकेट की। और यही पर्टिकुलर एक ऐसा रेन गॉज होता है जो हिली रीजन्स, अगर आप बात करोगे ना, वहाँ पे कौन सा रेन गॉज लगाया जाता है? वहाँ पे टिपिंग बकेट ही लगाया जाता है। ठीक है, ये भी अगेन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर ये नहीं आया तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी इसके आसपास के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमने अभी जब रेलवे की सीरीज की थी तो वहाँ पे भी देखा था। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला अडॉप्टेड फॉर द वर्किंग आउट द सेफ स्पीड्स इन द फर्स्ट क्लास ब्रॉड गॉज। आपने फॉर्मूले देखे होंगे रेलवे इंजीनियरिंग में। दो तरीके के फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, एक होते हैं मार्टिन्स फॉर्मूले, एक होते हैं इंडियन रेलवे बोर्ड की तरफ से जो फॉर्मूले आते हैं वो आप लोग देखते हैं, है ना।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला आर अडॉप्टेड फॉर द वर्किंग आउट ऑफ द सेफ स्पीड ऑन द फर्स्ट क्लास ब्रॉड गॉज। तो कौन सा फॉर्मूला देखा जाता है, वो देखा जाता है v इज इक्वल टू 4.4 r माइनस अंडर रूट ऑफ r माइनस 70। आप देखेंगे बाकी सारे जो पर्टिकुलर ऑप्शंस है वो तर्कसंगत है ही नहीं, ठीक है ना, वो आपने पढ़े ही नहीं होंगे। तो जब आप बेसिकली जब कर्व्स वाले फॉर्मूले आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने ये फॉर्मूला फॉर श्योर देखा ही होगा कहीं ना कहीं सेफ स्पीड का, जिसमें हम पढ़ते हैं आप 200 किलोमीटर पर आवर इतना, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर तो उसके केस में इतनी वैल्यू हो जाती है, अगर ट्रांजिशनल कर्व नहीं है तो उसके केस में वेलोसिटी मैक्सिमम कितना रिड्यूस हो जाती है, इस तरीके वहाँ पर्टिकुलर उस टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है उस पर्टिकुलर आधार पे, ठीक है। बाकी तो तर्कसंगत है ही नहीं तो उसकी तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी एक तरीका है इस पर्टिकुलर आंसर को निकालने का, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन फैक्टर। जब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करते हैं हाईवेज की, ज्योमेट्रिक डिजाइन में आप क्या क्या देख रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट भी देख रहे होते हैं, साइड डिस्टेंस भी हम लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं, है ना। अब अगेन यहाँ पर वो पूछ रहा है कि द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन फैक्टर। जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो किन पे डिपेंड करता है, इनमें से कौन से फैक्टर्स पे ऊपर वो डिपेंड करता है। क्या वो टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करेगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बनाना है, वर्टिकल अलाइनमेंट बनाना है, वो टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल कैसा अलाइनमेंट देना है। वर्टिकल अलाइनमेंट होगा तो अलग होगा, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा तो उस तरीके से होगा। बेसिकली जो भी टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर रहे हो, वो दे रहे हो, बिल्कुल इस पे डिपेंड करेगा। डिजाइन स्पीड पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा, है ना। साइड डिस्टेंस जो आप दे रहे हो वो तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो क्या कर्व्स पे डिपेंड करेगा, नहीं, कर्व्स पे डिपेंड नहीं करेगा। सो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों आ रहे हो वो मेरा सही आंसर है, और वो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, ट्रिकी कह सकते हो, हार्ड नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल के हैं यहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एज पर IRC what is the recommended value of camber for water bound macadam road in low rainfall area। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपकी सीमेंट कंक्रीट हो गई या फिर आपकी जो पर्टिकुलर थिक बिटुमिनस रोड हो गई साथ में, तो उसके लिए जो वैल्यू रहती है लाइट रेनफॉल वाले एरिया में वो रहती है आपकी 1.7, और हैवी रेनफॉल के लिए द वैल्यू इज अगैन 2%, है ना। अब अगैन जब थिन बिटुमिन रोड आ जाएगी तो उस केस में जो वैल्यू हो जाएगी थिन बिटुमिन रोड के लिए, अगेन जो वैल्यू हो जाएगी इट इज़ ये हो जाती है 2 से 2.5% तक। फिर आती है आपकी वाटर बाउंड मैकाडम और ग्रेवल रोड्स, उसके लिए जो वैल्यू हो जाती है इट इज़ लाइट रेनफॉल के लिए 2.5% और मैक्सिमम इज 3%। एंड फॉर द अर्दन रोड्स द वैल्यू इज अगैन 3%, और यहाँ पे ये कितनी होती है आपकी 4% हो जाती है हैवी रेनफॉल के लिए, है ना। तो बेसिकली जो ये कैम्बर की वैल्यूज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सीमेंट कंक्रीट या जो पर्टिकुलर थिक बिटुमिन रोड है उसके लिए 1.7 से 2, थिन के लिए 2 से 2.5, वाटर बाउंड मैकाडम और ग्रेवल रोड्स के लिए 2.5 से 3, देन अर्दन रोड्स के लिए इट इज़ 3 to 4%, मतलब 3% इज फॉर द लाइट रेनफॉल इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और लाइट रेनफॉल, एंड 4% फॉर द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल। तो ये चार्ट पर्टिकुलर आप लोगों ने हाईवे में देखा होगा। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर द वाटर बाउंड मैकाडम रोड, मतलब ये वाली कैटेगरी इन द लो रेनफॉल एरिया, मतलब ये आंसर। तो 2.5% है, 2.5% मतलब 2.5/100, है ना। तो आंसर 1 इन में दे रखा है, कई बच्चों को ये निकालना भी नहीं आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिखा रही हूँ। 2.5% था तो मतलब क्या 2.5/100 यही वैल्यू है। अब अगेन यहाँ पर मुझे 1 इन में वैल्यू चाहिए, पॉइंट हटा के मैंने 1000 कर दिया। अब मैंने क्या किया 1/1000/25, मतलब इस वैल्यू को मैं पूरा नीचे ले गई, या तो 100/2.5 कर लो या 1000/25 कर लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। तो 25 4 100 और 0, तो आंसर कितना आ गया 1/40। अगर 1 इन में वैल्यू चाहिए रहती है तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के नीचे ले जाओ, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल 2/5 एक रेशियो था, अब डिवाइडेड बाय 3/4 से इसको हमें वो करना है, डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, मीन टू मीन, मतलब 2 × 4 हो जाएगा अपॉन 5 × 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको रिवर्स सॉल्व किया है। मैंने अब अगैन ऊपर वाली वैल्यू को हम यूजुअली जब नीचे होती तो ऊपर लेके आ जाते, लेकिन ये ऊपर ही थी और मुझे 1 इन में वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैं उठा के इसको नीचे लेके चली गई। तो मुझे 1 इन में वैल्यू मिल गई, मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्म में मुझे वैल्यू मिल गई, और आंसर क्या आया 1/40। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, देखिएगा प्लीज इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 1 in 40। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अ डैश इज दैट विच इज अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द कंटूर्स। देखिए अब अगेन अलग अलग तरीके की कैनाल्स होती हैं, जिनमें दो कैनाल्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक होती है आपकी कंटूर कैनाल, एक होती है आपकी वाटर शेड कैनाल विच इज रिज कैनाल के नाम से भी जानते होंगे, वाटर शेड कैनाल। इसको आप रिज कैनाल के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज इट? रिज कैनाल के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो कंटूर कैनाल, रिज कैनाल या फिर वाटर शेड कैनाल, और एक साइड स्लोप कैनाल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइड स्लोप कैनाल। देखिए अब इसमें वाटर शेड जो कैनाल होती है ये बेसिकली इसमें जो आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स मतलब नेग्लिजिबल होते हैं। कंटूर कैनाल में आपको काफ़ी क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स देने पड़ते हैं। साइड स्लोप कैनाल जो होती है इट इज़ परपेंडिकुलर टू कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल की क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, परपेंडिकुलर टू कंटूर कैनाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, अ डैश इज दैट विच इज अलाइंड एट राइट एंगल्स टू द कंटूर्स। तो इनमें से कौन सा राइट एंगल्स पे अलाइंड होता है कंटूर्स के, एंड इज अलोंग द साइड स्लोप, और इट इज अलोंग द साइड स्लोप। तो कौन है, कौन होती है, साइड स्लोप कैनाल होती है। कौन होती है, साइड स्लोप कैनाल होती है। जो 3 क्वेश्चन बताए ना, गांठ बांध के रख लेना। ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क से भी क्वेश्चन पूछता है, और जो भी बता रही हूँ ये भी पूछता है। अभी ये नहीं पूछ रहा है तो इसके साइड वाले भाई बंधु पूछ लेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश ऑफ द मेंबर इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब L इफेक्टिव अपॉन R मिन का रेशियो पूछ रहा है, क्या होता है। ये तो बहुत बेसिक से हम सबको पता है। ये क्या होता है आपका, ये लैम्डा नहीं होता है, विच इज स्लेंडरनेस रेशियो। विच इज स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, L इफेक्टिव अपॉन R मिन ही तो होता है, मतलब इफेक्टिव लेंथ टू दैट ऑफ द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या होगा, वो स्लेंडरनेस रेशियो होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन सी इज द आंसर, स्लेंडरनेस रेशियो। So next question of the day is which of the following is correct equation of specific energy in the open channel flow। अब specific energy की जब आप बात करते हैं, अब देखिए काफ़ी बच्चे ना एक इक्वेशन उठा के लाते हैं कि मैम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ना ये होता है 3/2 और पर्टिकुलर जिसे कहते हैं h वैल्यू हो जाती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं उस नोटेशन को h बोल रही हूँ, मैम उसके लिए ना ये है, तो वो पर्टिकुलर इस तरीके से वैल्यू उठा के दे देता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये क्रिटिकल केसेस के लिए है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू के लिए है। यहाँ पे ना वो जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हैं वो आपको वहाँ पर भी बताएंगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन पूछ रहा है ना आपसे, तो कभी इसकी तरफ मत जाना। ये बहुत ही जिसे कहते हैं आपका ब्लंडर हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल आपके गलत हो जाएंगे यहाँ से। तो आपको ये ब्लंडर मिस्टेक ना करते हुए स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होती है स्पेसिफिक एनर्जी की, h प्लस v²/2g। यहाँ पे v²/2g आपका क्या होता है, वेलोसिटी हेड होता है। क्या होता है, वेलोसिटी हेड होता है, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पर, और h क्या है, डेप्थ। h क्या होती है, डेप्थ होती है लिक्विड की। तो अब अगेन यहाँ पे देखो अलग अलग बाइफिकेशन भी दे रखा है, v इज द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो और v²/2g वेलोसिटी हेड कहलाता है। तो यहाँ पे इक्वेशन पूछ रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, h प्लस v²/2g। क्या हो जाएगी, h प्लस v²/2g। सो दिस इज द इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी इन द ओपन चैनल फ्लो OCF में, ठीक है ना। अब जो वो दूसरा वाला केस आप देख रहे थे ना, वो क्रिटिकल केस के लिए होता है, ठीक है। तो वो हम इसमें नहीं, इक्वेशन में पूछेगा तो डायरेक्टली वो नहीं लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को प्लीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is every process involving a decrease in the water content of a saturated soil without replacement of water by air is called a process of। वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, पानी का कंटेंट डिक्रीज हो रहा है एक सॉइल में से विदाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एयर इज कॉल्ड, क्या उसको हम कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन कैसा प्रोसेस होता है, कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है ना। तो वही तो आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन होता है, और उसमें एयर का तो अगेन कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वहां पे तो सारा पानी पानी होता है। तो कंसोलिडेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो उसने डायरेक्टली ना पूछ के ना थोड़ा घुमा देता है, थोड़ा लैंग्वेज बदल देता है, बस यही तो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द कंपैक्शन ऑफ सॉइल। तो कंपैक्शन को क्या क्या अफेक्ट करता है, मेथड ऑफ कंपैक्शन,
अब आपने देखा होगा ना, अलग अलग मेथड्स होते हैं कंपैक्शन के, अलग अलग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो तो कंपैक्शन के लिए, तो कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा फॉर श्योर। टाइप्स ऑफ सॉइल पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्ले है, सैंड है, किस तरीके की एक्सपेंसिव सॉइल है, किस तरीके की है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करेगा। बच्चा कहेगा वाटर कंटेंट, भैया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का नाम सुना है आप लोगों ने? जब आप कंपैक्शन भी करते हैं ना, अगर कंपैक्शन का प्रोसेस नहीं पता तो सड़क बंदी भी देखी होगी आप लोगों ने अपने घर के बाहर। सड़क को कच्चा छोड़ दिया जाता है काफी टाइम तक, उसके बाद सड़क डाली जाती है ताकि उसके जो एग्रीगेट है वो बैठ जाए। रोलर चला देते थे पहले, है ना। आजकल तो ट्रैफिक इतना होता है, रोलर यूजुअली आप छोटी छोटी गलियों में तो आ नहीं पाते हैं, अवॉइड करते हैं वो लोग, ठीक है ना। नहीं तो सड़क को कच्चा छोड़ दिया जाता है काफी समय तक ताकि वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, ठीक है ना। और उसमें क्या, अगर आपको रोलर भी चलाना है, आप उसमें पहले पानी डालेंगे, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे लाएंगे ताकि उसको जितना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, आप ये मत समझिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट होता है बेसिकली विच इज जस्ट यूज टू लुब्रिकेट द एग्रीगेट्स। वो उनके वॉइड्स में जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता है। इट इज अ मॉइस्चर कंटेंट विच इज यूज टू जस्ट लुब्रिकेट द एग्रीगेट्स, ताकि जो उनका जिसे कहते हैं ना आपस में वो इजीली सेटल डाउन हो जाए। तो वो वॉइड्स में किसी भी तरीके का हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा एयर के लिए, वो अपने आप में बस लुब्रिकेशन दे रहा है एग्रीगेट को, कि वॉइड्स में एक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा है एयर के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज जस्ट अ मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इज यूज्ड टू लुब्रिकेट द एग्रीगेट। इट इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन द वॉइड्स फॉर द एयर, ठीक है ना। तो मतलब वॉइड्स में किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं कर रहा है, वहां नहीं है, सिर्फ एग्रीगेट्स को लुब्रिकेट करने का काम कर रहा है ताकि जो आप पर्टिकुलर सेटलमेंट कराना चाह रहे हो वो अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। तो वाटर कंटेंट पे भी इसीलिए कंपैक्शन आपका डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे ये वाटर कंटेंट क्या है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से वो बात कर रहा है। तो हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटी एश्योरेंस मेथड। अब क्वालिटी एश्योर करनी है कि क्वालिटी मेरी अच्छी है कि नहीं है। इंस्पेक्शन करने जाऊंगी, बिल्कुल सही बात है। सैम्पलिंग करूंगी, बिल्कुल सही बात है। कंक्रीटिंग कहाँ से आ गई, कंक्रीटिंग तो हो चुकी है ना, उसके कंक्रीटिंग होने के बाद में क्या कर लूंगी, कंक्रीटिंग होने से पहले बैच को टेस्ट कर सकती हूँ, सैंपल कर सकती हूँ इंस्पेक्ट करके कि भैया पर्टिकुलर जो बैच बन के आया वो पुराना तो नहीं है, 8 आवर्स से ज़्यादा लेट तो नहीं है, कहीं इसमें लम्प्स तो नहीं बनने शुरू हो गए, कहीं इसमें सेटिंग तो नहीं स्टार्ट हो गई, है ना। तो कंक्रीटिंग तो हो चुकी है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो इंस्पेक्शन मतलब वो तो क्वालिटी इंश्योरेंस का पार्ट ही नहीं है ना। तो इंस्पेक्शन कर सकते हो, सैम्पलिंग कर सकते हो। सो ऑप्शन 1 and 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज in the context of simple circular curve which of the following is correct equation for mid ordinate। mid ordinate की जो वैल्यू होती है अगेन यहाँ पर फॉर्मूला बेस है r1 minus cos alpha by 2। आई होप आप सबको ये पता होगा, r1 minus cos alpha by 2। अगेन इट इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। in dash only a selected number of contractors are invited to quote their rates for the supply of article। वो पूछ रहा है कौन से टेंडर में आपके सिर्फ सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को ही बुलाया जाता है ताकि वो अपने रेट्स को कोट कर सकें और आर्टिकल को सप्लाई कर सकें। तो ऐसा टेंडर ओपन तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, सिंगल टेंडर भी नहीं हो सकता, रेट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा, लिमिटिंग टेंडर या लिमिटेड टेंडर। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। देखिए वाटर लॉगिंग बेसिकली एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें पानी भर जाता है, मतलब आप कह सकते हैं अनवांटेड वाटर है और एक्यूमुलेट हो गया एक जगह पे, उसको निकासी मार्ग नहीं मिल रहा है, तो वो वाटर लॉग लैंड हो जाता है। अब वो पूछ रहा है कॉज क्या है, कॉज सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द कैनाल। हाँ, इट कैन बी, इट इज अ कॉज कि कैनाल से पानी लीक होता रहता है और साइड में कहीं जाके इकट्ठा होता रहता है। इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, यस, ये भी एक जिसे कहते हैं पार्ट है वाटर लॉगिंग का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वैसे नीचे आ भी गया था बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज इन द कंटेस्ट ऑफ कोर कटर मेथड, कोर कटर कंसिस्टिंग ऑफ स्टील कटर डैश इन डायमीटर एंड डैश हाई। अब अगेन यहाँ पे ना जब हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के डायमेंशंस पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोर कटर इज अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एपराटस जिसका कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। ये इसकी कटिंग एजेस होती हैं, दीज आर द कटिंग एजेस ऑफ द कोर कटर। तो उसका डाया पूछ रहा है, डाया होता है इसका 10 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट होती है ये हाइट होती है इट इज़ 13 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोर कटर मेथड में जो कोर कटर होता है उसका स्टील कटर जो है 10 सेंटीमीटर का डाया होता है उसका, और आपका जैसे कहते हैं हाइट कितनी होती है उस कटर की, 13 सेंटीमीटर की हाइट होती है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज इन द कंटेस्ट ऑफ शैलो फाउंडेशन, राफ फाउंडेशन इज ऑल्सो नोन एज। देखिए जब आप शैलो फाउंडेशन की बात करते हैं ना, शैलो फाउंडेशन में अलग अलग तरीके की फाउंडेशन आ जाती है। बच्चा ना फुटिंग और फाउंडेशन में भी कंफ्यूज हो जाता है। दो तरीके की फाउंडेशन आप देखते हो, एक होती है आपकी शैलो
और एक होती है आपकी डीप। ठीक है, शैलो में आप फर्दर पढ़ते हो मैट या फिर राफ्ट, स्ट्रिप फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, ये भी शैलो फाउंडेशन का ही पार्ट होते हैं, बस नाम फुटिंग से पढ़ रहे हो आप, ऐसा सोचो। स्ट्रिप फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग हो गई आपकी, फिर हो गई कंबाइंड फुटिंग, ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग। तो ये सारी की सारी किसका पार्ट होती हैं? ये शैलो फाउंडेशन का पार्ट होती हैं। डीप में अगर आप बात करोगे वेल या फिर केजन्स फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, ये सब आप उसमें पढ़ते हो। अगेन L/B का जो रेशो होता है, ठीक है ना, अगर अब अगेन यहाँ पे जो पर्टिकुलर लेंथ टू डेप्थ का जो रेशो होता है L/D का रेशो, तो उसके हिसाब से हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि आपकी फाउंडेशन शैलो है या डीप है। पर हमारा क्वेश्चन का आंसर तो इसी पर्टिकुलर से आ गया। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ शैलो फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन को और क्या बोला जाता है? ये देखिए पहला ही पॉइंट वो लिखा है मैट या फिर राफ्ट, तो राफ्ट को और क्या बोला जाता है? मैट फाउंडेशन, क्योंकि एक मैट की तरह इस तरीके का जाल बना दिया जाता है। देखिए इस तरीके का जाल बिछा दिया जाता है, जो भी फाउंडेशन आपकी वीक होती है ना, लोड बियर नहीं कर पा रही है, कमजोर है, तो ऐसी पर्टिकुलर जगह पे आप इस तरीके का जाल बिछा देते हैं, फिर ऊपर कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो इसी को मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन बोला जाता है। एक्सपेंसिव रहता है थोड़ा फॉर श्योर। नेक्स्ट इज डैश ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। अब वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस पूछ रहा है, तो क्या ये आपका स्पेसिफिक वेट नहीं होता है या फिर यूनिट वेट नहीं होता है? स्पेसिफिक वेट को ही यूनिट वेट बोलते हैं। यूनिट वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैनहोल। मैनहोल गटर का ढक्कन आपने नाम सुना होगा ना, तो पर्टिकुलर आप सड़क पे जब चलते हैं, गटर का ढक्कन आप हर किसी को दिखाई दे जाता है पर्टिकुलर एक थोड़े डिस्टेंस पे, तो उसी को मैनहोल बोला जाता है। मैनहोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन केस ऑफ चोकिंग कोई एक बंदा जाता है उस पर्टिकुलर जगह के अंदर ताकि उसको चोक को खोल सके, इसीलिए उसका नाम मैनहोल पड़ा। मतलब आदमी क्योंकि अंदर जाता है, आदमी के जाने तक की जगह है उसमें, इसलिए उसको मैनहोल बोला जाता है। सो शैलो मैनहोल्स भी होते हैं और डीप मैनहोल्स भी होते हैं। सो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डैश मेक्स यूज ऑफ फिनोमिनन दैट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब भी ऐसा पूछे ना, सर्वेइंग से आए क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस से जब आप हाइट या डिस्टेंस निकालते हो, तो वो लेवलिंग क्या कहलाती है? बैरोमेट्रिक लेवलिंग। क्या कहलाती है? बैरोमेट्रिक लेवलिंग कहलाती है। जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की मदद से एलिवेशन निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल, तो उस केस में उसको क्या बोला जाता है? बैरोमेट्रिक लेवलिंग बोला जाता है। काफ़ी बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैम हमारे कॉलेजेस में जो लेवलिंग होती है वो कौन सी होती है? देखिए आपके कॉलेजेस में जो लेवलिंग कराई जाती है लैब में आपको, वो स्पिरिट लेवलिंग होती है। कौन सी लेवलिंग होती है? स्पिरिट लेवलिंग होती है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस में अगर आप एलिवेशन को डिटरमाइन करेंगे तो वो बैरोमेट्रिक लेवलिंग कहलाती है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। Next is section modulus of circular section is given by which of the following equation? Section modulus Z का फॉर्मूला क्या होता है? I by Y, where I is the moment of inertia and again जो Y हो गया आपका जो डिस्टेंस रहता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द जो आपकी रेफरेंस एज है। तो अगेन अब इसका कैसे निकालेंगे? जैसे अगर सर्कुलर सेक्शन है, अभी सबको किसी को वाई समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे भी पता चल ही जाएगा। इसका देखिए जो मैक्सिमम वो है वो कितना है? D। तो अगर यहाँ पे y निकालूंगी ये कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? D/2 हो जाएगा। और अगर आप I इस सर्कुलर सेक्शन का अगर आप I देखते हैं तो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? पाई D⁴/64 इसका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। Z निकालना है तो Z के लिए क्या हो जाएगा? पाई D⁴/64 डिवाइडेड बाय y विच इज D/2। तो अगेन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम और मीन टू मीन सिखाया था आपको, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, मीन टू मीन। तो यहाँ पे अगेन पाई D⁴ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 64 इंटू D। तो D से D चला गया है ना, एक D चला गया, 4 D थे, 3 D रह गए अब। तो ठीक है ना, अभी अगेन ये कितना रह गया? 2 3 6, 2 2 4, तो कितना हो गया? पाई D³/32 रह गया बेटा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच अ रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पर्टिकुलर एक ऐसी लिमिट मुझे बतानी है जिसमें करस्पॉन्डिंग क्या हो, वाटर डिक्रीज होने के बाद भी वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज ना हो, ये आपको वो बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक रेफरेंस डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ जो कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे पता भी होगा फॉर श्योर। ठीक है ना,
आप लोगों ने सुना होगा एटरबर्ग्स लिमिट, एटरबर्ग्स लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट्स। ये आपकी WL है, ये आपकी WP है और ये आपका WS है। यहाँ पे आपकी लिक्विड स्टेज होती है, ये आपकी जैसे कहते हैं प्लास्टिक स्टेज है, ये सेमी सॉलिड है और ये आपकी सॉलिड होती है। क्या होती है? ये सॉलिड स्टेज होती है। लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज, सॉलिड स्टेज, है ना। तो ये लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट और ये श्रिंकेज लिमिट। तो ये श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका क्या होता है? 1। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होता है और इसके बियॉन्ड आप कोई अगर आप फर्दर अगर वाटर कंटेंट को रिड्यूस करते हो, देखिए जो यहाँ पे बोला भी है, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिस पे अब अगर आप और भी पानी का रिडक्शन कर दोगे तो भी वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। तो वो कौन सी लिमिट होगी? श्रिंकेज लिमिट। क्योंकि इसी लिमिट के नीचे अगर आप चले जाओगे ना और अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। पानी डिक्रीज करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि जितना पानी वहाँ से अब रिमूव होता जाएगा उसमें एयर बढ़ता जाएगा, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज in the context of consolidation dash is defined as a decrease in the voids per unit increase in the pressure। तो del E upon del sigma, क्या ये AV नहीं होता? coefficient of compressibility। तो ऑप्शन A is the answer for this question। next is in the context of open channel flow torrential flow is known as, इसको shooting flow भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? shooting flow भी बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन B is the answer for this question। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और आपको थोड़ा आइडिया लगा हो कि आपको अपनी प्रैक्टिस को किस तरीके से लेकर जाना है आगे। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।